Hello guys, welcome back to my channel which is आस्था बालवन. I hope you all are good. तो अब आप के प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे और अब आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होंगे कि मैं आप सभी ना, ये मोस्टली हर बच्चा करता है, वो मैथ्स को, साइंस को, बल्कि एसएस को भी वो डेली कर ही लेता है. बल्कि एसएस चाहे डेली ना करता हो लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक डर रहता है कि उसे एसएस करनी है, तो वो एसएस को भी कर लेता है किसी ना किसी तरह पेपरों तक. लेकिन इंग्लिश, हिंदी और आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा होगा, जैसे मैंने संस्कृत ले रखा था, इन पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो. आप हमेशा ये सोचते हो कि ये हो जाएंगे आराम से, लेकिन लास्ट में आपकी जो पूरी परसेंटेज है उन्हें यही कम कर देते हैं सब्जेक्ट्स. तो अब आप इनमें ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाली हूँ. सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आप वही लोगे जो मतलब आपके लिए इजी हो, आपको उसको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े. तो मैंने इसलिए संस्कृत लिया था ताकि मैं बाकी सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर सकूं और ये बर्डन भी ना बने मेरे ऊपर. तो मेरा संस्कृत में स्कोर करने का एक सिर्फ सिंपल सा रूल ये था कि मैं डेली जितना होमवर्क मिले है ना वो पूरा करके जाया करती थी, क्योंकि ना संस्कृत का सिलेबस कुछ ज़्यादा होता नहीं है, आप आराम से कई बार रिवाइज कर सकते हो. तो मैम हमें जो होमवर्क दिया करती थी ना वो मैं ज़रूर करके जाया करती थी, और इसी वजह से लास्ट टाइम मुझे सब कुछ पहले से ही आता होता था, तो मैं सैम्पल पेपर सॉल्व किया करती थी. और संस्कृत का तो सिर्फ मेरा ये था कि सिर्फ स्कूल का होमवर्क है वो कर लो डेली का डेली. इसके बाद हिंदी. हिंदी में सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों को होती है वो होती है राइटिंग स्पीड, कि आप लिख ही नहीं पाते हो जल्दी. एक क्वेश्चन लिखने लग गए तो आप बाकी आपके रह जाएंगे. इंग्लिश में फिर भी बच्चों की राइटिंग तेज़ होती है, वो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, लेकिन हिंदी में तो लोग इतना ज़्यादा स्लो लिखते हैं ना. तो इसके लिए मैं क्या किया करती थी, देखो मैं तो क्या किया करती थी अपनी राइटिंग स्पीड अच्छी करने के लिए हिंदी में. हिंदी का काम हमेशा टीचर्स बोल के ही कराते हैं. अब बोर्ड पे तो कोई नहीं लिखने वाला. हम 9th में थे, 10th में थे, बल्कि हमने तो 7th क्लास से टीचर बोला करती और हम लिखा करते थे. तो इससे दो फायदे होते हैं, एक हमारी राइटिंग स्पीड बढ़ जाती है, राइटिंग अच्छी हो जाती है, और दूसरा फ़ायदा ये कि ना हमें ना नए नए वर्ड्स जल्दी जल्दी जो टीचर बोल रही है ना, अब वो हर एक डिफ़िकल्ट वर्ड को तो बोर्ड पे लिखती नहीं है, तो आपके दिमाग में ना आपको सारी मात्राएं सब कुछ सही लिखने की आदत हो जाती है कि हाँ इसको हम ये लिखेंगे. तो मेरा मेन कारण ये था, मेरी राइटिंग हिंदी में ज़्यादा तेज़ इसलिए थी क्योंकि 7th क्लास से हमारे टीचर्स बोल बोल के लिखवाने लगे थे. तो मैं यही ट्राई किया करती थी कि जल्दी से जल्दी अच्छी राइटिंग में जो समझ भी आ जाए इस तरह लिखूं. हाँ, मैं सीधा फेर में नहीं लिखा करती थी, मैं पहले रफ में ही लिखा करती थी. जो टीचर बोले मैं सुंदर सुंदर रफ में लिख रही हूँ ताकि ऐसा हो जाए कि सामने वाले को समझ आ जाए. और पर यह था कि 9th 10th हमारी लॉकडाउन में निकली थी, उस टाइम फ़ोन पर काम आने लग गया था हमारा, तो उस टाइम मेरी भी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई थी. लेकिन फिर वो वापस से मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस की थी. मैंने ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किए थे, 3-4 ही किए थे जो पूरे के पूरे सैम्पल पेपर सॉल्व, या फिर मैं सिर्फ जो कोई पैराग्राफ लिखना है किसी टॉपिक के ऊपर मैं वो लिख के देख लिया करती थी, ताकि मेरे को पता चले मैं कितने टाइम में क्या कैसे लिख रही हूँ हिंदी में. और मैं क्या सिर्फ 2 चीज़ें क्या करती थी हिंदी के पेपर को पढ़ने से, पेपर देने जाने से पहला मैं चैप्टर को पूरा पढ़ लिया करती थी, अच्छे से उसकी इमेजिनेशन दिमाग में क्रिएट कर लिया करती थी, और हर एक डिफ़िकल्ट वर्ड उसको मैं अच्छे से समझ लिया करती थी इसका मीनिंग क्या है. क्योंकि ना मोस्टली हिंदी में क्या होता है, कोई भी एक डिफ़िकल्ट लाइन होगी ना वो डाल देंगे, अब इसका आशय स्पष्ट करो. तो अब उसका आशय जब हमें आता होगा हम तभी कुछ स्पष्ट कर पाएंगे. और ना कुछ बहुत ज़्यादा आते ही हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स हिंदी के अंदर. तो ना अब आपको उनकी मीनिंग तब के तब फ़ोन पे देखने लगोगे, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. कुछ ना कुछ यूट्यूब पर रिकमेंडेड वीडियोस आ जाएंगे, या गूगल पर आप करोगे, गूगल फिर आपको ऊपर नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, आपने कोई जो ऐप्स यूज़ करते हो उन सब की कि ये मैसेज आया, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. तो मैं क्या किया करती थी, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, जो वर्ड्स में मुझे डाउट था इसका मीनिंग क्या है, मैं पेंसिल से ऊपर जो स्पेस होता है ना उसके अंदर नोट कर लिया करती थी इस वर्ड को. और ना जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता फिर मैं उन वर्ड्स के मीनिंग देख लिया करती थी, और फिर मैं खुद ही याद करने की कोशिश क्या करती, ये वर्ड्स किस लाइन के अंदर यूज़ हुआ था, फिर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करती. फिर मुझे इससे यह भी पता चल जाता जब मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो मुझे क्या याद है कि इस चैप्टर के अंदर ये वर्ड किस बात पर यूज़ किया गया था. तो ये एक अच्छा पॉइंट
है, आप इसे भी यूज़ कीजिए। हिंदी में क्या, इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई डेफिनेशन जाननी है तो सीधा जबकि तब फ़ोन मत उठाओ, कई सारे डाउट्स एक बार जब इकट्ठे हो जाए, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तब उन्हें क्लियर करो। वरना आपने एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, फिर आपका 10 मिनट 15 मिनट ऐसे जाएंगे और पेपर के टाइम में एक भी मिनट वेस्ट करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। इसके बाद बात आती है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में तो बच्चे बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, मैं भी रहा करती थी। और हमारे टर्म 2 में थी ही नहीं उस टाइम, हमारे सिर्फ हम विज्ञापन ये सब आया हुआ था, तो वो सब मैं आराम से कर लेती थी। बस व्याकरण में मुझे थोड़ा सा हुआ करता था कि ना, मैं यूँ कर लेती, इसका ये भी तो आ सकता है, इसका वो भी आ सकता है। और टर्म 1 के टाइम तो ऑप्शंस आए हुए थे, उस टाइम तक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। ये ना, एक वर्ड देख के यूँ लगता कि ये वाला आंसर आ सकता है, दूसरा वर्ड देखते लगता नहीं इसका तो ये वाला आ सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती थी माइंड के अंदर। तो आप व्याकरण के लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए आप ना गूगल पे जाओ और आपको जो जिस टॉपिक के लेने हैं ना, जैसे संज्ञा से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप गूगल पे टाइप कर दो। उसके बाद वो आपको ना काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, उनको ओपन करके 20-30 क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे और आप लेवल भी कर सकते हो कि इस लेवल के क्वेश्चंस चाहिए, तो वो आप फिर उन्हें सॉल्व करो। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और कुछ ना कुछ नए वर्ड्स आपको पता चलेंगे कि ये वर्ड यूज़ होते ही हम ये पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो हमें फिर क्या यूज़ करने इसके अंदर। तो हिंदी के लिए ये सारे पॉइंट्स है। मैं एक बार इनको सम अप कर दूँ। इमेजिन पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ो, हर एक मीनिंग का मतलब समझो, लेकिन पहले उन्हें ऊपर नोट कर लो और लास्ट में उनके मीनिंग्स को समझो और इमेजिनेशन के साथ पूरे चैप्टर को याद रखना। और कोई भी लाइन थोड़ी सी भी अलग लगती है ना, उसका तो अच्छे से मीनिंग डिटेल में 4-5 लाइन का समझ लो, तक क्योंकि ना वो ज़्यादा चांसेस है कि वो आ जाएगा पेपर के अंदर। इसके अलावा राइटिंग स्पीड अपनी इम्प्रूव करो। जब टीचर कुछ लिखवाता है ना, अब कई बच्चे होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, अब टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया लिखने को, वो क्या करेंगे, लिखेंगे ही नहीं, टीचर वहाँ उनके पास पहुँच ही नहीं पाएगा जब तक बेल हो जाएगी। तो ऐसा मत करो, अगर टीचर आपको कोई क्वेश्चन लिखने को दे रहा है तो पूरी कोशिश करो आप उसी पीरियड के अंदर उसे कंप्लीट करके टीचर से चेक करा लो, ताकि आपकी मात्राओं की गलती या किसी भी चीज़ की गलती भी निकल जाए। तो हिंदी के लिए ये सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है सफिशियंट है।